है टाइम मैनेजमेंट की, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने टाइम का प्रेशर जो लेना है उसको हम किस तरह करें। उसके लिए आपको पता है कि हमने 17 मिनट का इसके लिए रखा हुआ है सिलसिला कि 17 मिनट्स में आपने 3 मिनट में क्या करना है, आपने 6 मिनट्स में क्या करना है और आपने 8 मिनट्स में क्या करना है। आप जब 17 मिनट में एक पैसेज करते हैं तो 51 मिनट्स में जाकर आप कितने पैसेजेस करते हैं? 3 पैसेजेस कर लेते हैं, या 3 सेक्शंस हैं जो आपके कर लेते हैं। आप जब 17 मिनट में 13 या 14 सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 17 मिनट से लेकर 1 सेकंड भी इससे ऊपर हमें ना मिला हुआ है, ना मिलेगा, ना हमने देखना। यानी जो ही 17 मिनट मुकम्मल हो, जो ही 17 मिनट क्या हो, मुकम्मल हो, आपने आधा सवाल भी किया हो तो भी आप अपने आप को कहें कि विंडो शट हो गई है, अब मेरे पास और टाइम नहीं है। यानी अपने आप पे नजर रखेंगे आप। जो ही आपने 17 मिनट में कर लिया और 17 मिनट में और 51 मिनट्स में आपने कर लिया और उसके बाद नतीजा ये निकला कि 51 मिनट में हमने सारे पैसेजेस कर लिए, तीनों के तीनों या सेक्शंस कर लिए, और जब मैम ने रिजल्ट आपको बताया तो नतीजा क्या निकला? 3 ठीक थे, 2 ठीक थे, 4 ठीक थे। वर्स्ट यही होगा ना। तो आपको इसलिए उस पर परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उस पर परेशान नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने 40 के 40 सवालात अटेम्प्ट किए या नहीं किए, ताकि टाइम मैनेजमेंट ठीक हो। और जब टाइम मैनेजमेंट आपकी यहां पे ठीक हो गई तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक शानदार होमवर्क का तरीका जो दिया हुआ उसके ऊपर आप उसी पे जाके चाहे 6 घंटे लगा दें। आप यानी जो कहा जा रहा है उस पर अमल करेंगे तो समझ आएगी ना जनाब। आपने उसके मुताबिक उसे कर डाला तो टाइम मैनेजमेंट की मशक क्या होती है कि दिमाग को यह कहना है कि तेरी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। और जो दिमाग के पीछे लग जाते दिमाग उन्हें पीछे लगाए रखता है, और जो दिमाग को पीछे लगा देते दिमाग उनके पीछे लग जाता है। इसकी मिसाल आपको यूं दूं, हिंदुस्तान की कोई एक फिल्म थी, मुझे उसका नाम नहीं याद। उसमें एक साहब वकील होते हैं और एक साहब कचहरे में खड़े हैं, बूढ़े हैं वो, और वो कहते हैं जनाब ये जिम्मेदार हैं फला शख्स को ने अपने आप को आग लगाई थी और ये उसे बचाने नहीं गए। उन्होंने कहा जनाब मैं बूढ़ा आदमी, वो 8 फीट की दीवार थी, मैं कहां से फलांगता। तो वो जो उसका हीरो होता है उस फिल्म का, वो अपने यहां पर आग लगा के उनकी तरफ दौड़ता है, कहते हैं इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा चूंकि इन्होंने आग लगते देखी है। वही बूढ़ा आदमी जो कह रहा होता है कि मैं 8 फीट की छलांग नहीं कर सकता दीवार, वो 10 फीट का कटहरा पार करके पहुंच जाता। बात पहुंच रही है? क्या हुआ उसे पता चला। आप हम यहां बाहर खड़े हम कहते दौड़ लगाते हैं, आप कहें यार क्या दौड़ लगानी है अब, और हम बाहर खड़े और हमारे पीछे कुत्ता भाग पड़े। जो सबसे ज्यादा कह रहे थे ना मैंने क्या दौड़ लगानी, सबसे आगे वही होगा। यानी दिमाग ने जब ये कहा कि तू नहीं कर सकता और जब उस पर पड़ी तो आप अपने दिमाग से कहें भाई 17 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं तेरे पास। दिमाग को जितना आसरा कराओगे वो उतना आसरा करता चला जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट तो साहब यही है, 17 मिनट से ज्यादा नहीं देने का, ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जब वो ठीक करने के लिए उसे जाते हैं, अब जरा गौर कीजिएगा, अक्सर वो कहते हैं सर वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही होती, इतनी मुश्किल तो वोकैबुलरी होती। 6 लाइंस, कितनी लाइंस? 6 लाइंस का एक पैराग्राफ, और आप कहते हैं 6 लाइंस के पैराग्राफ में मुझे 6 लाइन समझ नहीं आई क्योंकि उसके अंदर 2 लफ्ज बड़े मुश्किल थे। उसके अंदर क्या थे? 6 लाइन समझ नहीं है, किसकी वजह से? और अगर हम इसको उलट दें कि 6 लाइंस की मदद से 2 लफ्ज समझ लिए, ये पॉजिटिव अप्रोच है ना। और जो ये सोचता है कि इन 2 लफ्जों की मदद से मुझे 6 लाइन समझ नहीं, उसे वैसे भी समझ नहीं आनी, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा कि मुझे क्या है कॉन्टेक्स्ट। और ये तो टेस्ट ही नहीं इस चीज का। अब मिसाल के तौर पर डायबिटीज के ऊपर एक पैराग्राफ आ गया, आपके जहन में तो फौरन है कि अगर डॉक्टर जो बैठा होगा उसके तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे इसमें, तो इसका मतलब फिर तो ये नॉलेज का टेस्ट हो गया, और आइल्स तो नॉलेज का टेस्ट ही नहीं।
जिसके लिए आपको अंदाजा हो गया वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तो फिर ये वाला बात तो जहन को देनी भी नहीं। और उसका तरीका क्या है? आप पढ़िए, एक दफा सारे पैसेज को पढ़ डालिए। मैं सिर्फ ये विकेबलरी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। जितने मुश्किल या अनफेमिलियर लफ्ज आपको लगे उसके ऊपर एक्स लगाइए और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने सुन रखा होगा, मैथ में होता था कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, जो होता है उसे ही तो ढूंढा जाता है। कहिए, जो ऐसे ही है ना। अब जो हो गए नहीं उसे आप ढूंढ सकते हैं। तो जब कहते थे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो एक्स की वैल्यू उसके अंदर होती थी जिसे हम ढूंढ के लाते थे। इसी तरह उस लफ्ज का मतलब उधर होता है जिसे आपने ढूंढ के लाना है। और आप ढूंढेंगे कैसे? हमसाए, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल क्लूज। ये जो इधर उधर लफ्ज खड़े होते हैं, ये आपको बताते हैं यहां इसका क्या मतलब होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां खड़ा हूं और एक साहब वहां से आए और मैंने वो अंदर दाखिल और मैंने उन्हें कहा, गेट आउट, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर, आई कांट स्टैंड यू। अब ये लफ्ज स्टैंड को आप लेकर जाएं डिक्शनरी में, तो उसमें तो आपको एक ही मतलब नजर आएगा, खड़ा होना। और जिसने सुना है उसे समझ आ जाएगा कि यहां इससे मुराद बर्दाश्त करना था, कि तुम चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मजीद देख नहीं सकता। ये कहां से निकल कर आया साहब? कॉन्टेक्स्ट। और आप रोजमर्रा में अपनी जिंदगी में देखिए, जब आपके आपस में इख्तलाफात पैदा होते हैं, आप क्या कह रहे होते हैं? कह रहे थे मेरा मतलब नहीं सी। वहां तो लफ्ज भी समझ आ रहे होते हैं, वहां तो कोई और जबान नहीं होती ना। होता क्या? कॉन्टेक्स्ट। आगे से क्या फरमान, नहीं तुमने ये कहा नहीं था जब ये बात हो रही थी, तो वो मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहते मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब। तो कहां से निकल रहा है ये मतलब? तो साथ वाले की तरफ मुंह करके कहे, मतलब होते नहीं, निकाले जाते हैं। हाँ, और साथ ही साथ कह दीजिए, हमसे बेहतर ये कौन जानता है? बात पहुंच रही है? बात पहुंच रही है? तो हमें क्या देखना है कि मतलब निकालना है किस में जाकर? कॉन्टेक्स्ट में। कई दफा हमसे लोग फोन करके पूछते हैं, सर फलां लफ्ज का मतलब क्या है? हम उन्हें अगला सवाल करते, कहां पढ़ा था, कौन सी बात हो रही थी? अच्छा यार ये वाली बात हो रही थी, तो फिर ये मतलब हो सकता है। कहां से पता चला? तो ये जो वोकैबुलरी करते हैं, उनकी खिदमत में यही गुजारिश है कि आप ये करके देखिए। एक्स लगाइए, इधर उधर से ढूंढिए, आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएंगे इनके मतलब क्या है।